नमस्कार दोस्तों, अगर आप विंटर वेकेशन में जयपुर शहर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यह वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकता है। इस 2 दिवसीय ट्रिप में हम आपको शहर के प्रमुख आकर्षणों तक ले जाएंगे, जहां आप न केवल जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का आनंद ले पाएंगे, बल्कि इसकी खूबसूरती और स्थानीय संस्कृति को भी महसूस कर पाएंगे। यह वीडियो आपकी ट्रिप को और अधिक अद्भुत बनाने में आपकी मदद करेगा। जयपुर पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपने निजी वाहन से यहां पहुंच सकते हैं। आप फ्लाइट से जयपुर आना चाहते हैं तो आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेश के प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जो जयपुर शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जयपुर आना चाहते हैं तो आपको जयपुर जंक्शन पहुंचना होगा। देश के विभिन्न शहरों से ट्रेन जयपुर जंक्शन तक पहुंचती है। जयपुर जंक्शन शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से जयपुर आना चाहते हैं तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जहां राजस्थान राज्य के हर शहर के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद आदि राज्यों से भी बसें आसानी से उपलब्ध हैं। ये बसें आपको जयपुर शहर के प्रमुख स्थानों तक पहुंचा देगी। इसके अलावा आप अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यह एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर इमारतें गुलाबी रंग की हैं। दोस्तों, पहले दिन हमारा टूर आमेर फोर्ट से शुरू होगा। इसके लिए हमें सुबह 8 बजे जयपुर से आमेर फोर्ट पहुँचना होगा। आमेर फोर्ट जयपुर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला है, जो जयपुर शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर तहसील में स्थित है। ये किला अपनी भव्यता, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में शुरू कराया था और बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे और विस्तार दिया। ये भव्य किला एक अरावली पहाड़ी पर स्थित है, जो अपनी बड़ी दीवारों, बड़े दरवाज़ों और पक्के रास्तों के साथ मावठा झील को देखता है। यह झील आमेर किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इस मावठा झील के किनारे 2 खूबसूरत बगीचे हैं। पहला बगीचा दिलाराम बाग और दूसरा राम बाग है। ये दोनों ही बगीचे पानी के फव्वारे, छतरियों और घास के साथ फूलों की क्यारियों से सजाए गए हैं। हाथी की सवारी आमेर किले का मुख्य आकर्षण है। आप टूर के दौरान हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। हाथी की पीठ पर बैठकर किले की ऊंचाई पर चढ़ना एक पारंपरिक तरीका है, जो किले की यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। हाथी की सवारी केवल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही होती है। हाथी की सवारी का किराया एक तरफ का 1100 रुपये है। इस रास्ते से पैदल जयगढ़ किले तक पहुंचा जा सकता है। जयगढ़ किला आमेर किले के ठीक ऊपर चील का टीला पहाड़ी पर बना है। पुराने समय में सैनिक और आम लोग आमेर किले से जयगढ़ किले तक इसी रास्ते से आया जाया करते थे। आमेर किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पहला गणेश पोल और दूसरा चांद पोल है। गणेश पोल दरवाज़ा शाही मेहमानों और सैनिकों का प्रवेश द्वार था। वहीं चांद पोल दरवाज़ा राजा और आम जनता का प्रवेश द्वार था। ये दोनों दरवाजे एक चौक में खुलते हैं, जिसे जलेबी चौक कहते हैं। यह चौक सैनिकों का सभा स्थल हुआ करता था। इस चौक के चारों ओर सैनिकों के क्वार्टर हुआ करते थे। चौक के सामने टिकट काउंटर बने हैं, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट प्राइस 100 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। दोस्तों,
आपके सामने 2 दरवाजे दिखाई देंगे। राइट साइड का दरवाज़ा शिला माता के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। शिला माता राजपूत राजाओं की कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ फ़ोटो लेना सख्त मना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा किले का मेन गेट है, जिसे सिंह पोल कहा जाता है। यहाँ एंट्री टिकट चेक की जाती है। ये गेट दीवान-ए-आम में खुलता है। दीवान-ए-आम में न्याय और जनहित से संबंधित निर्णय आम जनता की उपस्थिति में लिए जाते थे। दीवान-ए-आम में 48 खंभों पर एक आम सभा स्थल बना है। इसके प्रत्येक खंभे पर हाथी की आकृति और बारीक नक्काशी की गई है। दीवान-ए-आम के पास ही में 27 कचहरी हैं। उस समय जयपुर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे। यहाँ उन 27 रजवाड़ों के अकाउंटेंट बैठा करते थे। यहाँ से आप मावठा झील केसर क्यारी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। 27 कचहरी के पास ही हम्माम घर है। आम बोलचाल में हम इसे लैट बाथरूम कहते हैं। देखने की बात यह है कि उन दिनों राजा नेचुरल गीज़र के गर्म पानी से स्नान करते थे। बाथरूम के बाहर दीवार में अलावा बना है। अलावा की दीवारों में कॉपर की पाइपें बिछी हैं। इस अलावा में लकड़ी का उपयोग करके आग जलाई जाती थी, जो दीवार में बिछे तांबे के पाइपों में गर्म पानी करती थी। पानी इन पाइपों से होकर इस टब में पहुंचता है और राजा अपनी रानियों के साथ इसी टब में नहाया करते थे। दोस्तों, सामने रसोई घर है, जहां रसोइया शाही परिवार के लिए भोजन तैयार करते थे। दोस्तों, जो दरवाज़ा आप सामने देख रहे हैं, उसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। यह दरवाज़ा भव्य शिल्पकला और सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग से सजा गया है। यह फ्रेस्को पेंटिंग राजा जय सिंह के ज़माने की है, जो आज भी ऐसी ही दिखाई देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गेट के अंदर राजा का निजी निवास है। ये दरवाज़ा आपको मुग़ल गार्डन तक पहुंचाता है। मुग़ल गार्डन के दोनों ओर 2 महल हैं। राइट साइड में सुख मंदिर और लेफ़्ट साइड में जय मंदिर है, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल आमेर किले का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। ये महल पूरी तरह से शीशे से सजा हुआ है। महल की छत और दीवारों में लाखों छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। रात के समय इन शीशों से रंगीन रोशनी का अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। सर्दी के मौसम में राज परिवार और विशेष अतिथि यहाँ निवास करते थे, इसलिए इस महल को दीवान-ए-खास के नाम से भी जाना जाता है। सुख मंदिर ये महल पूरी तरह से संगमरमर से बना है। इस महल के अंदर छोटे छोटे झरने बने हैं। झरनों का पानी इस महल अंदर से ठंडा रखता था। गर्मी के मौसम में राज परिवार और विशेष अतिथि यहाँ निवास करते थे। शीश महल के ठीक ऊपर बने महल को जस मंदिर कहा जाता है। इसका आकार डोली नुमा होने के कारण इसे डोली महल के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने इस महल को पर्यटकों के लिए बंद कर रखा है। जस मंदिर के दाईं ओर आप जालीदार खिड़कियों वाला एक छोटा सा हॉल देख सकते हैं। यह हॉल गणेश पोल दरवाजे के ठीक ऊपर बना है। राज परिवार की विवाहित महिलाएं इस हॉल में बैठकर बाहर की ओर देखती थीं। उन दिनों राज परिवारों में पर्दा प्रथा थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति राज परिवार की महिलाओं को अंदर नहीं देख सकता था। युद्ध के दौरान राज परिवार की महिलाएं यहाँ अखंड ज्योत जलाकर अपने पति की लंबी आयु और युद्ध में उनकी जीत के लिए प्रार्थना करती थीं। इसलिए इस हॉल को सुहाग मंदिर कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस महल को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। जनाना महल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। महल की सुरक्षा किन्नर किया करते थे। इस जनाना महल का मुख्य द्वार बारादरी चौक में खुलता है। राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं। बारादरी चौक के चारों ओर उन 12 रानियों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट हैं। जिस अपार्टमेंट में हम खड़े हैं वो उन 12 अपार्टमेंटों में से एक है। प्रत्येक अपार्टमेंट में 3 कमरे, एक रसोई और एक चौक बने हुए हैं। अपार्टमेंट के पीछे की ओर सेपरेट लेट बाथ बने हैं। प्रत्येक अपार्टमेंट में एक दासी होती थी जो रानी की हर तरह से देखभाल करती थी। ये अपार्टमेंट सुंदर नक्काशी से सजाए गए हैं। इन सभी अपार्टमेंटों की सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ मानसिंह पैलेस से जुड़ी हुई है।
क्योंकि इन अपार्टमेंटों के ऊपर मानसिंह पैलेस बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि राजा मानसिंह इन सीढ़ियों से कभी भी अपने महल से किसी भी रानी के पास जा सकते थे। कोई भी रानी यह नहीं जान सकती थी कि राजा किस रानी के साथ है। मानसिंह पैलेस में किसी भी रानी का प्रवेश वर्जित था। अगर किसी भी रानी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो राजा मानसिंह बारादरी चौक में आकर उसकी प्रॉब्लम सुनते थे और वहीं पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। दोस्तों, मानसिंह पैलेस बहुत पुराना होने के कारण जर्जर स्थिति में है। दुर्घटना के खतरे को देखते हुए सरकार ने फ़िलहाल इसे बंद कर दिया है। दोस्तों, यदि आप आमेर किले के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जयगढ़ किले पर पहुंचते हैं। जयगढ़ किले तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल है जो आमेर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है और दूसरा रास्ता कार से है जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, जयगढ़ किला आमेर की अरावली पर्वत श्रृंखला में चील का टीला पहाड़ी पर बना है, जो आमेर किले और मावठा झील के ऊपर पश्चिम दिशा में स्थित है। किले के डूंगर गेट के लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर बना है, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट प्राइस 150 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। आपको अपनी कार को किले के अंदर पार्किंग स्थल तक ले जाने के लिए 50 रुपये का टिकट लेना होगा। इस किले का प्रारंभिक निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उसने कई राज्यों के साथ युद्ध लड़े, जिनसे उसे बहुत सारा खजाना प्राप्त हुआ। इस किले का निर्माण इस एकत्रित खजाने को छुपाने के लिए किया गया था। इस किले का पुनर्निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1727 में करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई राजा जयसिंह ने दिया था। जयगढ़ किले को आमेर किले से भी अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाया गया था। जब भी युद्ध की स्थिति बनती थी तो राज परिवार इसी किले में शिफ्ट हो जाता था। इस किले को विजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले की मजबूती के कारण दुश्मन कभी इस किले में प्रवेश नहीं कर सका। चलो किले में प्रवेश करते हैं। किले का रास्ता एक खुले चौक में खुलता है। चौक के दाईं ओर एक दरवाज़ा है। दोस्तों, इस किले का मुख्य आकर्षण इसके बुर्ज पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी जयबान तोप है। इस विशाल तोप का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1720 में जयगढ़ किले की तोप कारखाने में करवाया गया था। यह तोप उसे जमाने की अत्याधुनिक तोप थी। इस तोप की बैरल की लंबाई लगभग 6.5 मीटर, बैरल का व्यास लगभग 11 इंच और इसका वज़न लगभग 50 टन है। यह लगभग 200 टन वजनी लोहे की गाड़ी पर माउंट किया गया है। गाड़ी के 2 बड़े पहियों की ऊंचाई 9 फीट और 2 छोटे पहियों की ऊंचाई 4.5 फीट है। गाड़ी के छोटे पहिए रोलर पिन बियरिंग से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यह 360 डिग्री तक टर्न ले सकती है, जिससे किसी भी दिशा में आसानी से फायर कर सकती है। इस तोप के बैरल में 50 किलो की गोला दागा जाता था। इसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर थी, जो दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। इसे हमेशा युद्ध में प्रयोग के लिए तैयार रखा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस तोप का इस्तेमाल कभी किसी युद्ध में नहीं किया गया, फिर भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। दरअसल इस तोप का परीक्षण पहली और आखिरी बार हुआ था। उस परीक्षण से बहुत तबाही मची थी। तोप के विस्फोट से आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग बहरे हो गए और किले की दीवारों में दरारें आ गई थीं। वहीं दूसरी ओर जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चाकसू कस्बे में गोला गिरने से वह स्थान तालाब में बदल गया और भारी जनहानि हुई। वो तालाब आज भी मौजूद है। दोस्तों, आपके सामने जो वॉच टावर दिख रहा है उसे दिया बुर्ज कहते हैं। इस पर जो झंडा लहरा रहा है वह जयपुर राज्य का झंडा है। इस झंडे के ऊपर एक छोटा झंडा लहरा रहा है जो जयपुर राज्य के राजा की उपस्थिति को दर्शाता है। आज भी अगर जयपुर का राजा जयपुर राज्य से बाहर जाता है तो इस छोटे झंडे को उतार दिया जाता है। अब हम वापस इस चौक पर आते हैं।
उन दिनों पानी के हौज को टांका कहा जाता था। इस चौक में 3 पानी के टैंक बने हैं। इनमें से 2 टांके ढके और एक खुला है। उन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाला पानी इन्हीं ढके हुए टांकों में स्टोर किया जाता था। इस पानी का उपयोग किले में रहने वाले 10,000 लोग कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर 2 साल तक बारिश ना भी हो तो भी लोगों को पीने के पानी की कोई समस्या नहीं हो सकती थी। इस विशाल ढके हुए बड़े टांके की लंबाई 158 फीट, चौड़ाई 138 फीट और गहराई 40 फीट है। यह टैंक 81 खंभों पर टिका हुआ है। इसमें पानी भरने की स्टोरेज क्षमता 60 लाख गैलन है। इस दूसरे ढके हुए छोटे टांके की लंबाई 69 फीट, चौड़ाई 52 फीट और गहराई भी 52 फीट है। इसकी छत के नीचे 9 सुरंगें हैं। इन सुरंगों में 9 कमरे हैं। इन कमरों में सवाई जय सिंह के शासनकाल का शाही खजाना रखा जाता था। इस छोटे खुले टांके की लंबाई 61 फीट, चौड़ाई 52 फीट और गहराई 27 फीट है। इसका पानी लोगों के नहाने धोने के काम आता था। इस जलेबी चौक में शस्त्रागार, एग्जीबिशन, श्री राम हरि भगवान का मंदिर और काल भैरव जी का मंदिर है। इस शस्त्रागार में पुरानी कलात्मक तोप, ढाल, तलवारें, बंदूकें, 50 किलोग्राम तोप का गोला और प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी है। इस चौक के राइट साइड में तोप कारखाना है, जो भारत का प्रमुख तोप कारखानों में से एक था। जय बाण, बजरंग बाण जैसी तोपें इसी कारखाने में बनाई गई थीं, जिन्हें विश्व की प्रमुख तोपों में गिना जाता है। किले के इस हिस्से को आपातकाल के दौरान राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ आपातकालीन सभा किया करते थे। यहाँ कुछ प्राचीन चीज़ रखी गई है। 18वीं शताब्दी के लकड़ी से बने कूलर, हाथी के हौदे, 16वीं शताब्दी के तांबे के बने नगाड़े भी दिखाई देंगे। किले के इस हिस्से को लक्ष्मी विलास कहते हैं। यह महल राजा का निजी निवास हुआ करता था। राजा सामने गद्दे पर बैठकर नर्तकियों के नृत्य जैसे मनोरंजन कार्यक्रम देखा करते थे। किले के इस हिस्से को विलास मंदिर कहा जाता है। यह रानियों का निजी निवास स्थान हुआ करता था। इस महल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। किले के इस हिस्से को कठपुतली घर कहा जाता है। उन दिनों कठपुतली ही मनोरंजन का एकमात्र साधन होता था। राजा और उसके सरदार नीचे और रानी और सरदारों की पत्नियां ऊपर बैठकर कठपुतलियों का नृत्य देखा करती थीं। कठपुतली घर से एक रास्ता रसोई घर की ओर जाता था। राज परिवार खाना खाते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भोजन कक्ष थे। किले के इस हिस्से को ललित मंदिर कहा जाता है। यह महल राजा का ग्रीष्मकालीन महल हुआ करता था। वर्तमान में इस महल में हाथियों की पीठ पर बंधे हौदे रखे जाते हैं। राजा गर्मियों में ललित मंदिर के ठीक सामने इस चौक से सागर झील की ठंडी हवा का आनंद लेते थे। किले के दक्षिणी अंतिम छोर पर मुगल शैली का उद्यान बनाया गया है, जिसे 4 बाग के नाम से जाना जाता है। इस उद्यान को फव्वारों, रसीले फलों के पेड़ों, फूलों की क्यारियों से सजाया गया है। इस उद्यान में जो इमारत आप देख रहे हैं उसे आराम मंदिर कहा जाता है। इस महल को जालीदार खिड़कियों, नक्काशीदार खंभों और दीवारों और फर्श पर खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। गर्मी के मौसम में राजा दिन में इस आराम मंदिर में आराम करते थे और इस चौक में राजा रानियों के साथ बैठकर बगीचे का आनंद लेते थे। यहाँ 2 छतरियाँ बनी हुई हैं। सैनिक इन छतरियों से आमेर किले और जयगढ़ किले की निगरानी किया करते थे। सामने के 3 द्वारों के समूह को अवनी द्वार कहा जाता है। इस द्वार से राजा संपूर्ण समृद्ध आमेर नगर को निहारा करता था। दोस्तों, यदि आप जयगढ़ किले के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नाहरगढ़ किले की ओर चलते हैं।
नाहरगढ़ किला आमेर की अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतिम छोर पर बना है। नाहरगढ़ किले तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल चलने का है, जो जयपुर से मात्र 4 किलोमीटर दूर है, और दूसरा रास्ता कार से है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। लेकिन नाहरगढ़ किला जयगढ़ किले से केवल 6 किमी दूर है। किले के मुख्य द्वार को ताड़ी गेट कहा जाता है। गेट के सामने एक टिकट काउंटर है, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 55 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 220 रुपये है। ताड़ी गेट से किले में प्रवेश करते ही हमें यहाँ वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल नज़र आएगा। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको अलग से टिकट खरीदना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर आपको राइट साइड में सनसेट पॉइंट दिखेगा, जहाँ से आप सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। आप सनसेट पॉइंट से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको दाहिनी ओर एक पानी का हौज़ दिखाई देगा। इन हौज़ों का निर्माण उस ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग करके बनाए गए हैं। नाहरगढ़ किले में रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और सोनार केला जैसी फिल्मों के कुछ दृश्य शूट किए गए थे। इस किले का निर्माण राज परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने वर्ष 1734 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था, जो 1880 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, आप सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं वो किले के माधवेंद्र भवन का मुख्य द्वार है। इस दरवाजे के दोनों ओर उस ज़माने की 2 पुरानी तोपें रखी हुई हैं। इस दरवाजे के बाईं ओर आप एक रैंप देख सकते हैं। ये रैंप राजा के भवन तक जा रहा है। सरकार ने राजा के इस भवन को एक निजी होटल को लीज पर दे दिया है, लेकिन लॉकडाउन से ये होटल बंद पड़ा है। हम महल में माधवेंद्र भवन के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करेंगे। यह दरवाज़ा एक चौक में खुलता है। इस चौक में रानियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, जिन्हें रानियां ऊपर की खिड़कियों से देखती थीं। दोस्तों, इस चौक में आपको एक जैसे 7 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राजा माधो सिंह की 9 रानियां थीं। ये 7 दरवाजे उन 9 रानियों के महलों के दरवाजे हैं। चौक के आमने सामने वाले दरवाजे में 6 महल और सामने वाले दरवाजे के अंदर 3 महल बने हैं। ये 9 महल देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, जो हर रानी का पर्सनल महल थे। इन महलों के नाम चंद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, कुशल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं। इनमें से कुछ महलों को आम जनता के लिए खोल रखा है। जिस महल में हम खड़े हैं वह उन महलों में से एक है। इस 2 मंजिला महल की निचली मंजिल में रानी सर्दियों के मौसम में निवास करती थीं। यहाँ 3 कमरे, एक रसोई घर, स्टोर रूम और एक दासी का कमरा बना है। उसके लिए ऐसे सेम नो पैलेस है, नो रानी के एक जैसे। आप देख लो आराम से, फिर समर पैलेस चलेंगे।
गर्मियों के मौसम में रानी महल की ऊपरी मंजिल पर रहती थी। इन सभी महलों की ऊपरी मंजिलें 2 गलियारों से जुड़ी हैं। इनमें ये गलियारा राजा का सेपरेट होता था। राजा जब चाहे अपने महल से अपनी किसी भी रानी के महल में जा सकता था। दूसरा गलियारा रानियों के महलों को आपस में जोड़ता है। वेजिटेबल डाइट बोलते हैं इसको। हाँ, वेजिटेबल डाइट। आ जाओ। इन महलों में रसोई घर से लेकर शौचालय तक की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। आगे पीछे घूमने घुमाने और अंत में नाहरगढ़ किले की छत से आप जयपुर शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बैठकर आप शहर के खूबसूरत दृश्य के साथ साथ सूर्यास्त का मज़ा भी ले सकते हैं। चलो दोस्तों, अब नाहरगढ़ किले से वापस जयपुर शहर की ओर चलते हैं। यहाँ से अब हम जयपुर शहर लौटेंगे। लौटते समय हम मानसागर झील में बने जल महल को दूर से देखकर फ़ोटो शूट भी कर सकेंगे। यहाँ मानसागर झील के किनारे एक चौपाटी बनाई गई है, जहाँ आपको खाने पीने से लेकर राजस्थानी कल्चर के कपड़े और हस्तशिल्प की वस्तुओं की कई छोटी दुकानें मिल जाएंगी। इसके बाद हम अपने निवास पर कुछ देर आराम करेंगे। अब हम 6 बजे जयपुर से 25 किलोमीटर दूर चौकी ढाणी की तैयारी करेंगे, जहां हम डिनर में राजस्थानी भोजन के साथ राजस्थानी संस्कृति को जानेंगे। हम यहां राजस्थानी लोक नृत्य का आनंद भी ले सकेंगे। चौकी ढाणी से हम रात में जयपुर शहर लौटेंगे और अपने आवास पर विश्राम करेंगे। दोस्तों, दूसरे दिन हमारा टूर सिटी पैलेस से शुरू होगा। इसके लिए हमें सुबह 9 बजे जयपुर के सिटी पैलेस पहुंचना होगा। सिटी पैलेस जयपुर शहर का गौरव है। इसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस के 3 प्रवेश द्वार हैं, जो इस प्रकार से हैं: सिंहपोल, वीरेंद्रपोल और उदयपोल हैं। सिंहपोल दरवाज़ा त्रिपोलिया गेट के सामने राज परिवार का निजी प्रवेश द्वार है। पर्यटकों के लिए वीरेंद्रपोल और उदयपोल 2 प्रवेश द्वार हैं। वीरेंद्रपोल गेट जंतर मंतर की ओर, जबकि उदयपोल गेट जलेबी चौक की ओर खुलता है। इन दोनों द्वारों पर टिकट काउंटर बने हैं। जहां भारतीय पर्यटकों के लिए साधारण टिकट प्राइस 300 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1000 रुपये है।
रॉयल टूर स्पेशल टिकट की कीमत 3,000 रुपये है। यह टिकट आपको एक निजी गाइड के साथ ऐतिहासिक चंद्र महल में शाही निवास का विशेष दौरा कराता है। चूँकि यह एक निजी आवास है, इसीलिए टिकट काउंटर पर पूछताछ ज़रूर करें। मुबारक महल में विशेष अतिथियों को ठहराया जाता था, लेकिन अब इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस संग्रहालय में राजाओं और रानियों की पोशाकें, कवच, आभूषण, गलीचों और हथियार का बढ़िया संग्रह है। यहाँ अंदर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। हम आपको महल का वह हिस्सा दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक वीडियोग्राफी की अनुमति है। वर्ल्ड फेमस सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में करवाया था। यह महल राजपूत और मुग़ल वास्तुकला का शानदार मिश्रण है। राज परिवार अभी भी इस महल के आधे हिस्से में निवास करता है। हम आपको महल का वह हिस्सा दिखाने का प्रयास करेंगे जहां तक वीडियोग्राफी की अनुमति है। यहां अंदर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। यह खूबसूरत नक्काशीदार दरवाज़ा एक खुले चौक में खुलता है। इस चौक को दीवान खास कहा जाता है। दीवान खास में राजा अपने रियासत के सरदारों के साथ बैठकर नए कानून और युद्ध की रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श किया करते थे। दीवान खास में 5 फीट 2 इंच लंबे 2 विशाल स्टर्लिंग सिल्वर बर्तन रखे हैं। इन बर्तनों को गंगाजली कहा जाता है। इनमें प्रत्येक की जल भराव क्षमता 4000 लीटर है तथा इसका वज़न 340 किलोग्राम है। इन्हें 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया था। इन बर्तनों को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े स्टर्लिंग चांदी के बर्तनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये बर्तन विशेष रूप से 1902 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के लिए गंगा जल ले जाने तथा यात्रा के दौरान उन्हें गंगा जल पीने के लिए बनवाए गए थे।
महल के इस परिसर को प्रीतम चौक कहते हैं। इस चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। राजा और पुरुष अतिथि सामने बैठते थे और राज परिवार की महिलाएं ऊपर जालीदार खिड़कियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखती थीं। सिटी पैलेस में अनेक खूबसूरत इमारतें, जटिल द्वार, विशाल उद्यान हैं तथा सवाई जयसिंह से लेकर सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय की घोड़ागाड़ी, शाही बग्घी, पालकी, हाथी के कवच, हथियार और कपड़े सिटी पैलेस में बनी विभिन्न आर्ट गैलरियों में रखा गया है। इन आर्ट गैलरी में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना सख्त मना है, इसीलिए हम उन्हें आपको उनकी वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते। आप उसकी सुंदरता का आनंद केवल अपनी आँखों से देखकर ही ले सकते हैं। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इस वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जो सन 1734 में बनकर पूरा हुई। जंतर मंतर सिटी पैलेस के वीरेंद्र पोल गेट के बाहर ही स्थित है। गेट के पास ही टिकट काउंटर है, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट प्राइस 52 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 202 रुपये है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय एक खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने देश भर में हिंदू खगोल शास्त्र पर आधारित 5 वेधशालाएं बनवाईं। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गईं। जिस वेधशाला में हम खड़े हैं वह देश की उन सभी 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। अगस्त 2010 में इस वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जो इस प्रकार से हैं: बृहद सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, ध्रुव यंत्र, दक्षिणा यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, दीर्घ क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र और दिगंश यंत्र। दोस्तों, हम आपको इन यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि हम कोई खगोल शास्त्री नहीं हैं। हम सिर्फ आपको इन यंत्रों का परिचय दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नतांश यंत्र जंतर मंत्र के प्रवेश द्वार के ठीक बाईं ओर एक गोलकार चबूतरे के दोनों ओर 2 स्तंभों के बीच लटके धातु के विशाल गोले को उन्नतांश यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई मापने के काम आता था। दिशा यंत्र एक सरल यंत्र है, जो जंतर मंत्र परिसर में बीचों बीच एक बड़े वर्गाकार समतल धरातल पर लाल पत्थर का विशाल वृत्त बना है और केंद्र से चारों दिशाओं में एक समकोण क्रॉस बना है। यह दिशा यंत्र है, जिससे सामान्य तौर पर दिशाओं का ज्ञान होता है।
जंतर मंतर में सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। इसकी भव्यता और विशालता के कारण इसे सम्राट यंत्र कहा गया। यंत्र की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़मीन से इसके शीर्ष की ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र के शीर्ष पर एक छतरी भी है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति, विषुवांश और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया था। जयप्रकाश यंत्रों का आविष्कार स्वयं महाराजा जयसिंह ने किया था। कटोरे के आकार के इन यंत्रों की बनावट बेजोड़ है। जंतर मंत्र परिसर में ये यंत्र सम्राट यंत्र और दिशा यंत्र के बीच स्थित हैं। इनमें किनारे को क्षितिज मानकर आधे खगोल का खगोलीय परिदर्शन और प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए किया गया था। इसके अलावा ये यंत्र किसी भी राशि में सूर्य की स्थिति का भी पता लगाते हैं। ये दोनों उपकरण एक दूसरे के पूरक हैं। नाड़ी वलय यंत्र प्रवेश द्वार के दाएं भाग में स्थित है। यह 2 गोलाकार फलकों में बंटा हुआ है। इनके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। ध्रुव दर्शक पट्टिका एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए यह दीवारनुमा पट्टिका दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे ऊपर उठती है। यदि आप अपनी आँखों से इसके दक्षिणी सिरे को देखें तो इसके उत्तरी सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लघु सम्राट यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका के पश्चिम में स्थित यंत्र है। इसे धूप घड़ी भी कहा जाता है। इस यंत्र से स्थानीय समय की सटीक गणना होती है। लाल पत्थर से निर्मित यह यंत्र सम्राट यंत्र का ही छोटा रूप है, इसीलिए यह लघु सम्राट यंत्र के रूप में जाना जाता है। राशि वलय यंत्रों की संख्या 12 है, जो 12 राशियों को इंगित करते हैं। प्रत्येक राशि और उनमें ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति को दर्शाते इन 12 यंत्रों की खास विशेषता इन सब की बनावट है। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को इंगित करते इन यंत्रों की बनावट भिन्न भिन्न है। चक्र यंत्र लोहे के 2 विशाल चक्रों से बने। इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों के दिक्पात और तात्कालिक के भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता था। यह राशि वलय यंत्रों के उत्तर में स्थित है। दिगंश यंत्र के द्वारा पिंडों के दिगंश का ज्ञान किया जाता था। दिगंश यंत्र निकास द्वार के पास स्थित है। यह यंत्र वृत्ताकार प्राचीर में छोटे वृत्तों के रूप में निर्मित है। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से भी महत्वपूर्ण खगोलीय गणनाएं की जाती थीं। रामयंत्र जंतर मंत्र की पश्चिमी दीवार के पास स्थित 2 यंत्र हैं। इन यंत्रों के 2 लघु रूप भी जंतर मंत्र में इन्हीं यंत्रों के पास स्थित हैं। जंतर मंतर में स्थित उपकरण आज भी अच्छी स्थिति में हैं, जिनकी मदद से हर साल बारिश का पूर्वानुमान और मौसम संबंधी जानकारी एकत्र की जाती है। मुख्य रूप से उपकरणों के अच्छी स्थिति में होने के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। आज भी यहाँ का कैलेंडर जयपुर की वेधशाला में मौजूद उपकरणों द्वारा की गई गणना के आधार पर तैयार किया जाता है। हवा महल सिटी पैलेस का ही पार्ट है, जो बड़ी चौपड़ के पास है। इसका मेन एंट्रेंस त्रिपोलिया बाज़ार से है। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं तो यह एक खुले चौक में खुलता है, जिसके राइट साइड की ओर टिकट विंडो है, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट प्राइस 52 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 202 रुपये है। हवा महल का मुख्य प्रवेश द्वार आनंद पोली के नाम से जाना जाता है, जो एक चौक में खुलता है। इस चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए चंद्रपोली द्वार बना है।
दूसरे चौक में एक बड़ा संगमरमर का हौज बना है जिसमें फव्वारे लगे हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज परिवार की महिलाओं को बाहरी दुनिया को देखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना था। क्योंकि वे पर्दे में रहती थीं, उन्हें सार्वजनिक रूप से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यह 5 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसे बिना नींव के बनाया गया है। इसकी घुमावदार वास्तुकला 87 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस 5 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। इस हौज के दाहिनी ओर सवाई प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष प्रताप मंदिर है, जिसमें महाराजा सवाई प्रताप सिंह की प्रतिमा प्रदर्शित है। इस महल की वास्तुकला अनोखी और अद्वितीय है, जो इसे जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। महाराजा प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने हवा महल को भगवान कृष्ण के सिर पर सुशोभित मुकुट के आकार में डिज़ाइन कराया था। इस 5 मंजिला महल को आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। हवा महल ऊपर से केवल 1.5 फीट चौड़ा और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों की इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हवा महल के अंदर हमेशा ठंडी और ताज़ा हवा आती रहे, जिससे महल का तापमान हमेशा शांत और ठंडा रहता है। इसलिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जो जयपुर की विशिष्ट स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस 5 मंजिला महल की खास बात यह है, इस महल में एक भी सीढ़ी नहीं है। इस महल की हर मंजिल तक पहुंचने के लिए रैंप बनाया गया है। इस रैंप को बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि राज परिवार की महिलाएं लंबे और भारी लहंगे पहनती थीं, जिससे उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रैंप बनाया गया, ताकि वे महल की ऊपरी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। हवा महल का बाहरी हिस्सा बहुत ही आकर्षक है, जिसमें गुंबद नुमा डिज़ाइनों में झरोखे बने हैं। इन झरोखों में रंगीन कांच के पैटर्न लगे हैं। गुंबद नुमा डिज़ाइनों को फूल पत्तियों की पेंटिंग से सजाया गया है। महल का केंद्रीय भवन एक विशाल प्रकोष्ठ है, जिसमें स्तंभों और सुंदर कक्षों के माध्यम से हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया गया है। यह महल जयपुर शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां से होकर पर्यटक शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, जयगढ़ और आमेर किले तक जाते हैं। हवा महल का दृश्य बहुत आकर्षक होता है, विशेषकर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, जब सूर्य की किरणें इसकी वास्तुकला को और भी शानदार बना देती हैं। वर्तमान में हवा महल एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण बन गया है। यहाँ भ्रमण के दौरान पर्यटक महल की विशेष वास्तुकला, खिड़कियों से दिखने वाला दृश्य और इसके ऐतिहासिक महत्व को देख सकते हैं। यह महल न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि राजस्थान के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। दोस्तों, जयपुर अपने किलों, महलों
उद्यानों और संग्रहालयों के साथ साथ स्थानीय बाज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये बाज़ार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जानने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। इनमें बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ जयपुर शहर के मुख्य चौराहे हैं, जो व्यापारिक स्थान होने के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र भी है। आज भी वर्ष के 2 महत्वपूर्ण त्योहारों तीज और गणगौर की झांकियां सिटी पैलेस से बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के बीच निकालकर ताल कटोरा तक जाती है, जिन्हें देखने के लिए लाखों देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के बीच त्रिपोलिया गेट है, जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार भी है। जयपुर के सबसे लोकप्रिय बाज़ार इसी गेट से जुड़े हुए हैं। इन बाज़ारों के नाम त्रिपोलिया बाज़ार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, गणगौरी बाज़ार, चांदपोल बाज़ार, किशनपोल बाज़ार हैं। अगर आप आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आपको जौहरी बाज़ार में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने आभूषण मिल जाएंगे। बापू बाज़ार में आपको राजस्थानी कपड़े, जूते, हस्तशिल्प और बहुत कुछ मिलेगा। चांदपोल बाज़ार में आपको पारंपरिक राजस्थानी लाख की चूड़ियाँ, बांधेज के कपड़े और पीतल के बर्तन आसानी से मिल जाएंगे। त्रिपोलिया बाज़ार जयपुर का वो दिल है जहां शहर का असली स्वाद बसता है। ये बाज़ार न सिर्फ खरीदारी के लिए बल्कि खाने पीने के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के बाज़ारों में प्याज की कचौरी, लस्सी, कांजी बड़े, कुल्फ़ी, फालूदा, गोलगप्पे, दही बल्ले, दही पापड़ी, दाल बाटी चूरमा और लस्सी जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ज़रूर चखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पहुंचते हैं, जो बड़ी चौपड़ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम राज्य का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। यह जयपुर का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह भारतीय और यूरोपीय शैलियों के सुंदर मिश्रण का बेहतरीन उदाहरण है। अपने संग्रह की विविधता के कारण ही इसे 19वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इसे गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम के रूप में भी जाना जाता है। यह म्यूज़ियम जयपुर शहर में न्यू गेट के सामने राम निवास उद्यान में स्थित है। कार पार्किंग गेट के पास ही टिकट काउंटर हैं, जहां भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट प्राइस 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये है। संग्रहालय में प्रदर्शित मुख्य आकर्षणों में मिस्र की मम्मी, फ़ारसी उद्यान कालीन, आभूषणों, हथियारों आदि हैं। इस म्यूज़ियम की आधारशिला 6 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में शहर की उनकी यात्रा के दौरान रखी गई थी। महाराजा राम सिंह शुरू में चाहते थे कि यह इमारत एक टाउन हॉल बने, लेकिन उनके उत्तराधिकारी माधो सिंह द्वितीय ने इसे जयपुर की कला का संग्रहालय बनाया और इसे राम निवास उद्यान का हिस्सा बना दिया। यह इमारत सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है, जिसे मीर तुजुमूल हुसैन की सहायता से सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिज़ाइन किया था। इसे 1837 में एक सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया था। इस गैलरी में संग्रहित फ़ारसी, मुग़ल और भारतीय कालीनों का शानदार संग्रह है। यहाँ 17वीं सदी के 3 कालीन जेल कालीन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे लाहौर जेल और जयपुर जेल में बनाए गए थे।
इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण यहाँ प्रदर्शित विशाल फारसी निर्मित उद्यान कालीन है, जो सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसे दुनिया में उपलब्ध 6 उद्यान कालीनों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वर्तमान में संग्रहालय में 18 कालीन उपलब्ध हैं। किंग अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के नाम पर बने इस भवन में आज कला और पुरावशेषों का संग्रहालय है। भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा नेपाल के राजा ने 1642 में जयपुर के राजा जय सिंह को उपहार में दी थी। इन लकड़ी की मूर्तियां और घंटे में बर्मा देश की दिवालागिरी नक्काशी की गई है। इन मूर्तियों में यूरोपीय रहन सहन, वेशभूषा और उनकी हेयर स्टाइल को दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में जापानी रहन सहन, वेशभूषा और उनकी हेयर स्टाइल को दर्शाया गया है। यहाँ पर जापान के शराब पीने के शाही बर्तन दिखाए गए हैं। वाकई ऐसी कारीगरी देखने लायक है। इस गैलरी में इंग्लैंड, ईरान, मिस्र, बर्मा, श्रीलंका, जापान, तिब्बत आदि देशों की ब्लू पॉटरी का कलेक्शन है। इन बर्तनों में बारीक नक्काशी है, जो कई विदेशी राजाओं और कलाकारों ने जयपुर के राजाओं को उपहार स्वरूप दी थी। जॉन डाल्टन और मिट्टन 19वीं सदी में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सबसे बेहतरीन कारखाने के मालिक थे। उन्होंने 1815 में जयपुर के राजा को ये बर्तन उपहार में दिए थे। इस गैलरी में 4वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियों का संग्रह है। इनमें अधिकतर मूर्तियां खंडित है। यह 8वीं शताब्दी की मूर्ति कार्तिकेय की है, जो आभानेरी दौसा से मिली थी। चौथी शताब्दी की मूर्ति देवी सुंदरिया की है, जो वाराणसी से मिली थी। 10वीं शताब्दी की मूर्ति जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ हैं, जो झुंझुनू के नरहड़ कस्बे से में मिली थी। 12वीं शताब्दी की 3 मुख वाली मूर्ति देवी ब्राह्मणी की है, जो सिरोही में मिली थी। ये 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो जयपुर के सांभर कस्बे में मिली थी। इस गैलरी में विभिन्न राजाओं के हथियार संरक्षित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की तलवार, खंजर, कवच, ढाल, भाले, धनुष बाण, हेलमेट और बंदूक शामिल हैं। गिम्बल होना चाहिए।
इस हॉल में 3000 साल पुरानी मिस्र की मम्मी रखी हुई है। यहाँ मम्मी का मतलब मृत शरीर से है। इस मम्मी को देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। ये मम्मी टूटू नाम की महिला की है, जिसका शव सुरक्षित रखा गया था। मम्मियों के अध्ययन से प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन, चिकित्सा और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो दर्शकों को मिस्र की समृद्ध सभ्यता का परिचय कराती है। इस मम्मी की सुरक्षा की पुष्टि के लिए पुरातत्व विभाग ने 2011 में इसका एक्सरे भी कराया था। इस एक्सरे से पुष्टि होती है कि ये मम्मी अब भी सुरक्षित है। इस गैलरी में प्रमुख वाद्य यंत्रों का संग्रह किया गया है। इस संग्रह में पुंगी, इकतारा, रावण हथा, सारंगी, सितार, ढोलक, मृदंग, नगाड़ा, अलगोजा, पखावज, जल तरंग एवं रबाब का प्रदर्शन किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें उत्साहित करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।